नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं मुकेश्वर सोनवानी, समाजशास्त्र समाज कार्य विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की चर्चा में प्रकारवाद की परिभाषाओं से लेकर विभिन्न विचारकों के मत जानने का प्रयास करेंगे। विचारकों के मत और परिभाषाएं किसी भी सिद्धांत को एक सीमा में बांधती हैं और इसी का हम आज विवेचना करने का प्रयास करेंगे। प्रकारवाद की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। हुआ यह कि शरीर अर्थात सावयव, शरीर के कुछ अंगों में एक तकरार हुई। सभी अंगों ने अपना एक बुनियादी प्रश्न रखा कि जैसे हृदय ने कहा कि मैं निरंतर गतिशील होकर हर हमेशा काम करते रहता हूं, कार्य करता रहता हूं और मैं कभी थकता नहीं हूं, ये हृदय ने कहा। दूसरी बात फेफड़े ने कहा कि भाई आप तो निरंतर काम करते हैं, मैं तो निरंतर सांस प्रश्वास करता हूं, शरीर को जीवित रखता हूं, मैं जीवन दाता हूं। इसी प्रकार के सवाल अन्य शरीर के अंगों ने भी रखा। बुनियादी प्रश्न यह था, बुनियादी मुद्दा यह था कि हम निरंतर कार्य करते रहते हैं बाकी अंग, और भोजन का स्वाद जीभा लेती है, ये तो अन्याय है। भाई हम लोग काम करें, सब एक दूसरे के साथ सहयोग करें और सारा भोजन का स्वाद जीभा ले, ये अन्याय है। इसका अर्थ ये है साथियों कि शरीर के अंग या उनकी प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ निर्भर हैं। यदि हम फेफड़े की बात करें या हृदय की बात करें या जीभा की बात करें तो कोई भी किसी भी अंग की जो प्रक्रिया है, किसी भी अंग की जो गतिविधि है, वो दूसरे अंग की गतिविधि से भिन्न नहीं है। प्रकारवाद की शुरुआत यहीं से होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जहां पे निर्भरता है, जहां पे सहसंबंध है, जहां पे सहयोग है, जहां पे अंतर निर्भरता है, वहां पे प्रकारवाद है और यही प्रकारवाद का आधारभूत सिद्धांत है। इसकी कुछ भूमिकाओं को समझने का प्रयास करेंगे। प्रकारवाद के संबंध में अब तक जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, हजारों पन्ने प्रकारवाद पर लिखे जा चुके हैं। किंग्सले डेविस साहब ये कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जितने भी साहित्य उपलब्ध हैं उसमें से लगभग 3/4 अर्थात 75% प्रकारवाद पर लिखा गया है, क्योंकि समाजशास्त्र का आधारभूत सिद्धांत है। और जितने भी विद्वान हुए, जो प्रारंभिक विचारक थे, प्रारंभिक विद्वान थे, समाजशास्त्री थे, मानव वैज्ञानिक थे, उनकी कृतियों में प्रकारवाद झलकता है। उनको प्रकारवाद से अलग नहीं किया जा सकता। प्रकारवाद के संबंध में कई आलोचनाएं भी हुई। ऐसा नहीं है कि प्रकारवाद व्यवस्था के संबंध में बात करता है, सहयोग के संबंध में बात करता है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रकारवाद की कई सारी सैकड़ों आलोचनाएं हुई। कहा जाता है कि प्रकारवाद एक समाज में भ्रम को पैदा करता है, एक निठल्ले भ्रम को उत्पन्न करता है समाज में। यह कहता है कि ये यथास्थितिवादी है, ये यथावाद को बनाए रखना चाहता है कि समाज में जैसी व्यवस्था है वो स्थिर रहे, समाज में व्यवस्था परिवर्तित ना हो। इसका मतलब यह है कि अमीर है वो अमीर रहे, वो विलासितापूर्ण जीवन जीता रहे, और जो गरीब है वो अपनी अमानवीय स्थिति में सड़ते गलते रहे। ये प्रकारवाद का आधारभूत आलोचना है। प्रकारवाद के संबंध में भी कहा जाता है कि प्रकारवाद कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि प्रकारवाद केवल एक विचारधारा है। जैसे एल्विन गुल्डनर ने प्रकारवाद की बहुत तीखी शब्दों में आलोचना की, बहुत आड़े हाथों उन्होंने प्रकारवाद को लिया। उनकी एक किताब है द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, उसमें ये कहते हैं कि प्रकारवाद के जो सिद्धांतवेत्ता हैं वो एक खोखले मठाधीश हैं, जो गरीबों की सीने पर चढ़कर अमीरों की गुंबदों को बचाने में लगे हुए हैं। इस तरह से प्रकारवाद की आलोचना की जाती है। और भी कई आलोचक हुए, जॉन मार्टिनडेल और कुछ संघर्षवादी सिद्धांतवेत्ता, जिसे मार्क्स है, एंजिल्स है, डारेंडाफ है, लुइस कोजर है, इन सब ने इसकी तीखी शब्दों में आलोचना की। ऐसा मानकर चलें कि प्रकारवाद एक बड़ा चादर है और इस बड़े चादर में कोई दाग ना हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। प्रकारवाद के संबंध में इस धारणा को दूर करते हुए, आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए, सबसे पहले प्रकारवाद के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। प्रकारवाद ऐसे तो 19वीं
18वीं 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। उस समय ये अपनी चरम स्थिति पर थी। बाद में आते आते भले ही ये प्रकारवाद खस्ता स्थिति में आ गई, लेकिन प्रकारवाद का दबदबा सैकड़ों वर्षों से समाज में रहा। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट काम्ट, जो कि प्रकारवादी सिद्धांत के सबसे आधारभूत विचारक हैं या उनके प्रणेता रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय समाज शास्त्र की यदि बात करें, भारतीय समाज शास्त्र में यदि प्रकारवाद के प्रवेश की बात करें तो हमारा जो उस समय देश था या भारतीय परिदृश्य था, वो एक उपनिवेशवादी और सामंतवादी व्यवस्था में जी रहा था। और उस समय हमारी सामाजिक स्थिति, भारत की सामाजिक स्थिति ऐसी थी जब उस समय के तत्कालीन विचारक, समकालीन विचारक प्रकारवाद को अपनाने के लिए मानव बांह फैलाकर खड़े थे, प्रकारवाद के स्वागत में खड़े थे। जैसे हमारे सामने कई शास्त्रीय विवेचनाएं हैं, कई सर्वेक्षण हैं, जैसे त्रिलोकीनाथ मदन जी का है, पार्सन साहब का है, अक्षय देसाई जी का है, रामकृष्ण मुखर्जी जी का है। इनके सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी प्रकारवाद को अपनाया गया और प्रत्येक साहित्य में प्रकारवाद की झलक दिखाई देती है, उनके विश्लेषण में प्रकारवाद दिखाई पड़ता है। तो इस तरह भारतीय समाज में प्रकारवाद कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। भारतीय समाज में भी प्रकारवाद ने अपनी पैर जमाना शुरू कर दी। प्रकारवाद की परिभाषाओं और अर्थ के बारे में समझते हैं। प्रकारवाद का सबसे आधारभूत मान्यता यह है या सबसे आधारभूत इसका उद्देश्य यह है कि जो सांसारिक व्यवस्था है, सांसारिक व्यवस्था में मतैक्य है, सांसारिक व्यवस्था में एकमत है, सांसारिक व्यवस्था में सर्वसम्मति है, यह प्रकारवाद कहता है। लेकिन आलोचकों ने यह आलोचना की, क्रिटिसाइज किया इसको कि भाई व्यवस्था, जो सांसारिक व्यवस्था है, उसमें सर्वसम्मति हमेशा नहीं रह सकती, इसमें संघर्ष भी है, उथल पुथल भी है, तोड़ फोड़ भी है इस व्यवस्था में। परंतु प्रकारवादी इसके पीछे तर्क देते हैं कि अच्छी बात है, व्यवस्था में तोड़ फोड़ भी है, व्यवस्था में मतैक्य भी है, व्यवस्था में संघर्ष भी है, व्यवस्था में उथल पुथल भी है, परंतु किसी भी व्यवस्था की, प्रकारवादी ऐसा तर्क दे, किसी भी व्यवस्था की कुछ आवश्यकताएं होती है उस व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए, उस व्यवस्था के स्थिर रहने के लिए, उस व्यवस्था के बने रहने के लिए। वो कहते हैं कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामान्य और विघटनकारी शक्तियों में कुछ तालमेल स्थापित हो जाता है, और ये जो तालमेल है वो सब व्यवस्था में स्थायित्व को बनाए रखते हैं। समाजशास्त्र में प्रकारवाद का जो भी सिद्धांत दिया गया वो व्यवस्था के ऊपर बात करता है कि इस व्यवस्था में सर्वसम्मति है और मतैक्य है, पहली बात। दूसरी बात यह कहता है कि प्रकार वो है जहां पे केवल मतैक्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें एक सहयोग होता है। समाज, हम जानते हैं, जैसा भी समाज विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, और इन इकाइयों में या समाज के अंगों में सर्वसम्मति होती है, और सर्वसम्मति होते एक दूसरे में पारस्परिकता होती है, और पारस्परिकता से ही व्यवस्था बनी रहती है। हमने पहली बात की प्रकारवाद के संबंध में कि प्रकारवाद व्यवस्था से संबंधित है और व्यवस्था में सर्वसम्मति और मतैक्य है। दूसरी बात निकल कर आती है कि प्रकारवाद वो है जहां पे समाज के सभी अंगों में, जहां पे पारस्परिक निर्भरता होती है, जहां पे पारस्परिक सहयोग होता है, एक दूसरे, समाज का एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित करता है, यही क्या है, प्रकारवाद है। प्रकारवाद के संबंध में विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न सिद्धांतकारों ने अपने अपने भिन्न भिन्न मत दिए, परंतु एक बात यहां पे मर्टन साहब ने किया कि प्रकार, अंग्रेजी में कहे तो फंक्शंस, फंक्शन शब्द का उपयोग जो है, यह प्रकार शब्द का उपयोग है केवल सामाजिक अर्थ में नहीं होता, बल्कि सामाजिक अर्थ से किस प्रकार ये प्रकार या फंक्शन भिन्न है उसकी चर्चा करते हुए मर्टन साहब ये कहते हैं कि प्रकार 3-4 इसका अर्थ होता है, क्योंकि प्रकारवाद बहुरूपिया है, बहुत से इसके रूप हैं। प्रकार शब्द, सबसे पहली बात करते हैं मर्टन साहब कि प्रकार 4 अर्थों में यूज होता है।
फंक्शन हम कहां कहां यूज करते हैं? तो पहली बात वे कहते हैं कि प्रकार्य सामाजिक समारोह या उत्सवों के संबंध में किया जाता है। हम कहते हैं सामान्य बोलचाल दिनचर्या में कि भाई हम फलाना अमुक प्रकार में जा रहे हैं, अमुक फंक्शन में जा रहे हैं। तो पहली बात, किसी त्योहार या उत्सव के संबंध में प्रकार का उपयोग किया जाता है। दूसरा बात, किसी व्यवस्था के संबंध में प्रकार का उपयोग किया जाता है। जैसे मैक्स वेबर और कुछ विद्वान हैं जिन्होंने व्यावसायिक व्यवस्था की बात की कि व्यावसायिक व्यवस्था में यदि कोई समूह है, व्यावसायिक संरचना में यदि कोई समूह है, तो हम कहते हैं कि उस समूह के फंक्शन को सुधारना पड़ेगा, उस समूह के प्रकार को सुधारना पड़ेगा। तो दूसरी बात, प्रकार किसी भी व्यवस्था के संबंध में होता है। तीसरी बात, प्रकार शब्द का उपयोग किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में किया जाता है। क्रियाकलाप का अर्थ यह है, जैसे हम कहते हैं कि राज्यपाल का ये क्रियाकलाप है, राज्यपाल का ये फंक्शन है। अर्थात किसी व्यक्ति के शक्तियों की जब बात करते हैं, किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र की जब बात करते हैं, तब भी प्रकारवाद का उपयोग किया जाता है। तीसरी बात। चौथी बात आती है, पारस्परिकता के संबंध में प्रकारवाद का उपयोग किया जाता है। अर्थात जहां पे विभिन्न चरों में पारस्परिक निर्भरता जहां पे पाई जाती है, पारस्परिक सहयोग जहां पे पाया जाता है, अंतर्निहितता जहां पे पाई जाती है, वहां पे प्रकार शब्द का उपयोग किया जाता है। चौथी बात। पांचवी बात, किसी भी गतिविधि के संबंध में प्रकार या फंक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसको समाज शास्त्र में उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकार का अर्थ समाज शास्त्र में किसी भी गतिविधि से लिया जाता है, और ऐसी गतिविधि जो समाज में सर्वसम्मति उत्पन्न करता है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखता है। इसी गतिविधि की समाज शास्त्र में बात की जाती है। समाज शास्त्र में किसी भी क्रियाकलाप को प्रकार नहीं माना जाता, फंक्शन नहीं माना जाता। समाज शास्त्र में किसी भी पारस्परिकता को प्रकार नहीं माना जाता, किसी भी उत्सव या त्योहार या फंक्शन को प्रकार नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसी गतिविधि को प्रकार माना जाता है जो समाज में सर्वसम्मति स्थापित करता है, समाज में सहयोग को स्थापित करता है, व्यवस्था को बनाए रखता है। कुछ विद्वानों के मत को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो आधारभूत जो संस्थापक जो विद्वान है, समाजशास्त्र के संस्थापक जो सिद्धांतवेत्ता हैं, उन्होंने प्रकारवाद को कैसे विश्लेषित किया। सबसे पहली बात करते हैं ऑगस्ट कॉम्ट के संबंध में। ऑगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का संस्थापक विचारक माना जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट के समय फ्रांस में समकालीन परिवेश ऐसा था जहां पे एक क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फ्रांस में उस समय राज्य क्रांति चल रही थी, पुनर्जागरण का एक समय था, औद्योगिक क्रांति का जहां पे समय था। उस समय कॉम्ट साहब ने यह महसूस किया कि समाज को व्यवस्थित करने के लिए समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है सामूहिक दर्शन। अर्थात जहां पे व्यक्ति में सहयोग नहीं होगा, व्यवस्था उथल पुथल जहां पे रहेगी, वहां पे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो इसके विकल्प के रूप में प्रकारवाद के संबंध में उन्होंने सोचना शुरू किया कि समाज में भाईचारा स्थापित हो, जिससे समाज में लोग अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे के सहयोग से पूर्ण कर सके, अपने हितों की पूर्ति कर सके। तो ऑगस्ट कॉम्ट साहब का प्रकारवाद के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने सावय और प्रकार को सम्मिलित किया। सावय और प्रकार में, सावय का अर्थ है शरीर, सावय और प्रकार में समानता को उन्होंने स्थापित किया। वो कहते हैं कि शरीर एक सावयव जिस भांति विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, एक दूसरे के साथ पारस्परिकता है, और इस तरह से शरीर की संरचना, शरीर की गतिविधि जिस तरह से चल रही है, उसी तरह से समाज है। यदि समाज में सभी अंगों में यदि पारस्परिकता होगी, समाज की सभी इकाइयों में यदि जागरूकता होगी, सहयोग होगा, एक दूसरे के साथ संगठित रूप से कार्य करेंगे, तो समाज में व्यवस्था स्थायी होगी, समाज में व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी और लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति होगी, लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और समाज में सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार चल सकते हैं, सामाजिक प्रतिमानों का लोग पालन कर सकते हैं। यही ऑगस्ट कॉम्ट की प्रकारवाद के संबंध में एक आधारभूत मान्यता है। दूसरा एक विचारक हैं जो उसके ही समकालीन थे, उसके बाद हुए, हर्बर्ट स्पेंसर साहब।
इन्होंने जो अन्य जो प्रकार्यवादी थे उसकी भांति इन्होंने ब्रह्मांड को 3 खंडों में बांटा। वो प्रकार्यवाद की चर्चा ऐसे करते हैं। बड़ी विशद एक व्याख्या है। प्रकार्यवाद स्वयं में एक विस्तृत अवधारणा है। हर्बर्ट स्पेंसर साहब ब्रह्मांड को 3 खंडों में बांटकर प्रकार्यवाद की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड है अकार्बनिक, जिसके अंतर्गत कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक वस्तुएं आती हैं। दूसरा भाग है कार्बनिक, जिसमें मनोवैज्ञानिक चीजें और जीव जंतु या प्राकृतिक चीजें आती है। और तीसरा उन्होंने कहा अधिसावयवी, जिसमें समाजशास्त्री सिद्धांत या समाजशास्त्री वस्तुएं आती है। ये बहुत क्लिष्ट है, ये बहुत जटिल अवधारणा है। उन्होंने इन तीनों खंडों की बहुत विशद व्याख्या की है। वे कहते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक के बीच जो पारस्परिकता है, अर्थात जो रासायनिक और जीवों या प्राकृतिक चीजों के बीच जो पारस्परिकता है, वही प्रकार्यवाद है। और अधिसावयव को उन्होंने इससे अलग किया। तीसरा विचारक आते हैं इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम साहब ने जो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो प्रकार की व्याख्या की गई थी उसकी कड़ी आलोचना की। वे कहते हैं कि सावयव से समाज को जोड़ना ठीक नहीं है। वो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि समाज ही सब कुछ है और समाज में सामूहिक चेतना होती है। वो एक स्वाभाविक सा प्रश्न करते हैं इमाइल दुर्खिम साहब कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों को, व्यक्तियों को किस प्रकार एकीकृत किया जाए। वो कहते हैं कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों को किस प्रकार एकीकृत किया जाए ताकि व्यवस्था बनी रहे। इस प्रश्न, आधारभूत प्रश्न को इमाइल दुर्खिम साहब रखते हैं। उसके जवाब में स्वयं कहते हैं कि समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या व्यक्ति को इस तरह से एकीकृत किया जा सकता है जहां पे मतैक्य हो, जहां पे सर्वसम्मति हो। और सर्वसम्मति आकर जुड़ती है सामूहिक चेतना से। अर्थात सामूहिक चेतना का अर्थ यह है कि समाज के लोगों के द्वारा किसी भी मत पर, किसी भी विचार पर एक जुटता, जहां पे किसी भी विचार पर, किसी भी चेतना पर जहां पे एकजुटता दिखाई देती है, वही क्या है? सामूहिक चेतना। और सामूहिक चेतना ही सामाजिक तथ्य है। अर्थात प्रकार्यवाद का संबंध जो है सामाजिक तथ्य से है और सामाजिक तथ्य अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है सर्वसम्मति और मतैक्य से और सामूहिक चेतना से। वो धर्म की विशद व्याख्या करते हैं। धर्म का प्रकारवाद उन्होंने विश्लेषण किया। वे धर्म के संबंध में कहते हैं कि धर्म में कोई चीजें यदि पवित्र है तो पवित्र इसीलिए है क्योंकि समाज उसे पवित्र स्वीकार करता है। और जब तक समाज में सर्वसम्मति और मतैक्य नहीं होगा, सामूहिक चेतना नहीं होगी, तब तक व्यवस्था को बनाए नहीं रखा जा सकता। तो दुर्खिम साहब सामूहिक चेतना की बात करते हैं, अर्थात सामूहिक चेतना के अर्थ में प्रकार्यवाद को समझाते हैं। तीसरा विचारक आते हैं पार्सन्स। पार्सन साहब ये भी समाजशास्त्र के प्रणेता रहे हैं, समाजशास्त्र के संस्थापक विद्वान रहे हैं। एक समय ऐसा था जब पार्सन्स के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि पार्सन्स एक ऐसे सिद्धांतवेत्ता थे जिन्हें उनके साहित्य में कभी भी उनके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से उनको अलग नहीं रखा जा सका। उनके लिए कहा जाता है कि पार्सन्स के लिए सिद्धांत निर्माण एक ऐसा रोग था जिसका कोई निदान नहीं है। अमेरिकी समाज में कई वर्षों तक पार्सन्स के विचारों का दबदबा रहा। भले ही आज उनके विचारों को पढ़ने वाले नहीं हैं समाजशास्त्र में या सामाजिक दृष्टिकोण से, परंतु पार्सन्स का दबदबा उस समय था। पार्सन्स भी दुर्खिम के समान ही बात करते हैं। दुर्खिम के समान ही वो सामूहिक चेतना और सर्वसम्मति और मतैक्य की बात करते हैं। वो भी एक प्रश्न रखते हैं कि आखिर व्यवस्था को किस प्रकार, जहां पे इमाइल दुर्खिम ने कहा कि व्यवस्था को स्थिर कैसे बनाया रहे, लोगों को किस प्रकार एकीकृत किया जाए, वहीं पर पार्सन साहब ये कहते हैं कि व्यवस्था को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। वो इसके जवाब में कहते हैं पार्सन साहब कि मूल्यों के प्रति सर्वसम्मति, अर्थात समाज में जो प्रचलित मूल्य हैं उसमें मतैक्य होना चाहिए। अर्थात सभी व्यक्ति उन मूल्यों को
प्रत्यक्ष मानकर चले, सभी व्यक्ति उस मूल्य को स्वीकार कर चले, तभी समाज में व्यवस्था बनी रहती है, सामाजिक व्यवस्था बनी रह सकती है, तभी लोगों को एकीकृत किया जा सकता है, मूल्यों में समानता हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उस मूल्य को स्वीकार करे, उस मूल्य के अनुसार चले और प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता भी उस मूल्य से मैच करता हो, उसमें सहभागिता रखता हो। जैसे अर्थात प्रकार के संबंध में पार्सन साहब ये कहते हैं कि मूल्यों के सर्वसम्मति अर्थात व्यक्तियों की ऐसी गतिविधि जो मूल्यों के में समानता रखते हैं, मूल्यों के प्रति सर्वसम्मति रखते हैं, वही प्रकार है। कुछ उदाहरणों से इसको समझा। पार्सन साहब ये कहते हैं कि व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया कोई प्रकार नहीं है। जैसे हम दिन में या हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें विभिन्न गतिविधियां करते हैं, नहाना, खाना, कपड़े पहनना, जाना आना, ये प्रकार नहीं हो सकती है, ये प्रकार नहीं है, अनगिनत गतिविधियां हैं, लेकिन इसको प्रकारात्मक गतिविधियां नहीं कही जाएगी। पार्सन साहब ये कहते हैं कि प्रकारात्मक गतिविधियां वो है जो व्यवस्था में मतलब जो व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है, अर्थात जो व्यवस्था को जो निर्मित करता है मूल्यों के आधार पर, वह प्रकार्य है। बल्कि कैसी गतिविधियां प्रकार्य है? यदि किसी शहर में यह नियम है कि भाई आपको हेलमेट पहन के चलना है, यदि आप हेलमेट पहनते हैं तो यह गतिविधि आपका प्रकार्य है, क्योंकि यह जो आपकी गतिविधि है हेलमेट पहनना, वो यातायात नियमों की व्यवस्था को बनाए रखता है। यदि कोई विद्यार्थी गणवेश पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है, यदि कोई पुलिस यूनिफॉर्म पहनता है, वर्दी पहनता है, तो ये जो वर्दी पहनना या वर्दी पहनने की गतिविधि या विद्यार्थी के गणवेश पहनने की गतिविधि या लाइन में प्रार्थना खड़े होकर प्रार्थना करने की गतिविधि पार्सन के अनुसार प्रकार है, क्योंकि ये गतिविधि स्कूल की व्यवस्था को पुलिस जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है, और यही प्रकारवाद है पार्सन्स के अनुसार। पार्सन्स ने प्रकारवाद के संबंध में बहुत विशद व्याख्या की है और पार्सन्स की बहुत आलोचना भी हुई है। उसके पश्चात रॉबर्ट के मर्टन का विचार आता है। रॉबर्ट के मर्टन ने भी विचार व्यक्त किया प्रकारवाद के संबंध में। जो पार्सन्स ने जो विवेचना की थी या हर्बर्ट स्पेंसर जो विवेचना की थी, उनसे थोड़ा सा भिन्न है मर्टन का विचार प्रकार के संबंध में। वो प्रकार वो कुछ ऐसी गतिविधि मानते हैं जो समाज में व्यवस्था को बनाए रखता है। उन्होंने 3 प्रकार के प्रकार की चर्चा की। सबसे पहला प्रकार उन्होंने बताया, प्रकार, दुष्प्रकार, अप्रकार। उन्होंने प्रकार के संबंध में बताया कि प्रकार आखिर क्या है। तो वो कहते हैं मर्टन साहब एक और चीज, मर्टन साहब ने एक पिरामिड तैयार किया। पिरामिड का अर्थ है प्रकारात्मक पिरामिड। समाज के जो भी घटना है, समाज में जो भी विषय वस्तु है, उसको यदि प्रकारात्मक दृष्टिकोण से विवेचित करना है, प्रकारात्मक विश्लेषण किसी घटना का यदि करना है, तो उस पिरामिड के अनुसार किसी भी घटना का प्रकारात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा संरचना, एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसके माध्यम से किसी भी घटना को प्रकारवादी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मर्टन साहब ने 3 प्रकार के प्रकारों की चर्चा की। सबसे पहली बात बताते हैं प्रकार, दूसरी बात बताते हैं अप्रकार, और तीसरा बताते हैं दुष्प्रकार। प्रकार इसके संबंध में कहते हैं कि समाज के सदस्यों या व्यक्तियों की वह गतिविधि जो व्यवस्था के साथ अनुकूलन करती है, वह होता है प्रकार। 3 बातें बताई, प्रकार, अप्रकार, दुष्प्रकार। प्रकार के संबंध में कहते हैं कि समाज के सदस्यों की या व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियां जो समाज में व्यवस्था से अनुकूलन करती है, अर्थात व्यवस्था के अनुसार जब व्यक्ति क्रिया करता है, कोई भी गतिविधि करता है, तो वह प्रकार कहलाता है। दूसरा उन्होंने बताया अप्रकार। अप्रकार वो है या व्यक्ति की ऐसी गतिविधियां हैं जो समाज के साथ अनुकूलन नहीं करती है, अर्थात समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में कोई भी भूमिका नहीं निभाती, बल्कि समाज में और अवरोध उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने की जो बाधा उत्पन्न करता है, ऐसी गतिविधि
अप्रकार में दुष्प्रकार की चर्चा की। दुष्प्रकार उन्होंने ये कहा कि दुष्प्रकार वो है जिसके या ऐसी गतिविधि है दुष्प्रकार जिसके होने ना होने से व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यवस्था उससे प्रभावित कभी नहीं होती है। अर्थात चलिए ऐसा मान के चलते हैं कोई विद्यार्थी किसी एग्जाम दे रहा है, पीएससी का एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, अगर वो रात भर जागता है, चाय पी पी कर पढ़ता है रात भर, तो उसके चाय पीने की क्रिया या रात भर देर रात तक जगकर पढ़ने की क्रिया कोई व्यवस्था में कोई प्रभाव नहीं डालता है, व्यवस्था को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता है। तो इसको दुष्प्रकार और अप्रकार के अंतर्गत रखा गया। यह मर्टन साहब की विवेचना थी प्रकार के संबंध में। साथियों, हमने पहले ही चर्चा की कि प्रकार के संबंध में या प्रकारवाद के संबंध में बहुत कुछ लिखे गए हैं। सबसे प्रारंभिक विचारकों में प्रकारवाद के संबंध में ऑगस्ट काम साहब, हर्बर्ट स्पेंसर साहब और इमाइल दुर्खिम साहब थे। उसके बाद जो पार्सन्स या अन्य जो मर्टन जैसे विद्वान जो आए, अन्य जो विद्वान आए, उन्होंने उसमें संशोधित किया, उनमें नवीन चीजों को जोड़ा। 150 वर्षों जैसे लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में बड़े चरमोत्कर्ष पर था प्रकारवाद। उसके बाद आते आते 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में प्रकारवाद में सिद्धांतवेत्ताओं की रुचि कम होने लगी और अपनी दयनीय स्थिति में प्रकारवाद आज है। और इसी के परिणाम स्वरूप आधुनिक समाजशास्त्री विवेचन में नव प्रकारवाद का उदय हुआ। लेकिन नव प्रकारवाद के उदय होने से पहले भी विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न सिद्धांतकारों ने मानव शास्त्रीय प्रकारवाद की चर्चा की। मानव शास्त्रीय प्रकारवाद में प्रमुख विद्वान है जैसे रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोस्की, मैकलुहान। इन सब विद्वानों ने मानव शास्त्रीय रूप में प्रकारवाद की चर्चा की और उसके बाद नव प्रकारवाद का शुरुआत हुआ। आने वाले कक्षाओं में, आने वाले व्याख्यानमाला में हम नव प्रकारवाद की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।